नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। इंदौर के रहने वाले ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की मर्डर मिस्ट्री सुलझने की बजाय और उलझती जा रही है। 17 दिन बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर पुलिस शिलांग जाएगी, जहां आगे की पूछताछ की जाएगी। इन चारों के अलावा राजा रघुवंशी की पत्नी को भी पुलिस लेकर जाएगी मेघालय। मेघालय पुलिस के मुताबिक पति राजा रघुवंशी की हत्या में सोनम का हाथ है और सोनम ने ही इस हत्या की साजिश को अंजाम तक पहुंचाया। आज जनहित में हत्याकांड की तमाम कड़ियों को खंगालेंगे हम। जानेंगे क्या पुलिस जो बता रही है वही पूरा सच है या फिर मौत की इस मिस्ट्री में अभी कुछ और राज खुलने वाले हैं। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। अब विस्तार से जनहित की शुरुआत करेंगे। क्या सोनम ने ही राजा को मारा? क्या सोनम ही मास्टरमाइंड है? क्या सोनम रघुवंशी ने ही पूरी साजिश रची थी? क्या सोनम बेवफा है? आज सुबह से ये तमाम सवाल देश की मीडिया में सुर्खियां बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं और सवाल ये कि ये जो चर्चा हो रही है, क्या उस चर्चा में वाकई दम है या फिर सोनम को वाकई में फंसाया जा रहा है? हो सकता है आपको ये लगे कि मैं क्या कह रही हूं, लेकिन ये थियोरी अभी खत्म नहीं हुई है। सोनम पर शक की सुई जाकर टिक चुकी है। सोनम इतने दिन तक कहां रही, ये सवाल बना हुआ है। लेकिन सोनम जो कह रही है उसे कैसे इग्नोर किया जा सकता है? शिलांग से 1162 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सोनम कल रात मिली। तस्वीरें देखकर आप कह सकते हैं कि वो काफी बदहवास सी दिख रही है, लेकिन इस तस्वीर की भी एक अलग कहानी है। सोनम 17 दिन बाद नजर आई। वो कहां थी इतने दिन, किसके साथ थी? इस तस्वीर को देखने के बाद पहली नजर में सबको यही लगा कि सोनम ने ही राजा रघुवंशी की हत्या करवाई है। लेकिन खुद सोनम एक नई थ्योरी लेकर सामने आ गई। लूटपाट की कहानी गढ़ी। सोनम का परिवार भी उसकी बनाई कहानी पर यकीन कर रहा है, पुलिस पर सवाल उठा रहा है। कुछ देर पहले ही गाजीपुर में पुलिस ने सोनम का मेडिकल करवाया है। माना जा रहा है कि पुलिस सोनम को यहीं से शिलांग लेकर जाएगी और फिर मेघालय पहुंचकर आगे की पूछताछ की जाएगी। इस वक्त राजा रघुवंशी हत्याकांड में 2 थियरीज चल रही हैं। पहली ये जो पुलिस बता रही है कि सोनम ने साजिश करके हत्या करवा दी, और दूसरी सोनम जो थ्योरी सामने कर रही है वो कह रही है कि लूटपाट के इरादे से उसके पति की हत्या की गई। अब इन दोनों में से किसकी थ्योरी में कितना दम, आज जनहित में उसी को जानेंगे हम। तो कल तक इस केस में पुलिस की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे थे, लेकिन 24 घंटे में इस पूरी कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया है। पुलिस की थ्योरी में एक एक करके सभी चेहरे और मोहरे अब सामने आने लगे हैं। इस केस में देखिए कुल 5 किरदार हैं। राजा रघुवंशी जिसकी हत्या हुई, उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी मुख्य आरोपी, जिसे यूपी के गाजीपुर में नाटकीय तरीके से पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। सोनम के अलावा 3 आरोपियों को पुलिस ने इंदौर से गिरफ्तार किया। इनमें से एक राज कुशवाहा मुख्य हैंडलर बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक राज कुशवाहा का सोनम से संबंध है। विशाल चौहान, आकाश राजपूत, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं। इंदौर से इन्हें भी गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा एक आरोपी है आनंद, जो फरार चल रहा था और उसे फिर बाद में मध्य प्रदेश के सागर से पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब सोनम के अलावा पकड़े गए 4 आरोपियों को मध्य प्रदेश और मेघालय पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया। अब मेघालय पुलिस शिलांग में इन तमाम आरोपियों से पूछताछ करेगी। एक एक करके इन तमाम चेहरों की कुंडली हम आगे खंगालेंगे। जानेंगे कैसे इस हत्या की साजिश को अंजाम दिया गया, किसने ये किया, कैसे सोनम ने शिलांग जाने की पूरी साजिश रची। शुरुआत उस अहम सबूत से जिसने पुलिस को राजा रघुवंशी के हत्यारों तक पहुंचाने का काम किया। दरअसल 20 मई को सोनम रघुवंशी अपने पति राजा रघुवंशी के साथ हनीमून पर पूर्वोत्तर के लिए निकली थी। असम के कामाख्या मंदिर में आशीर्वाद लेने के बाद दोनों पति पत्नी मेघालय पहुंच गए। शिलांग के होटल में जहां इनकी बुकिंग थी वहां जाकर ठहरे और फिर शिलांग की वादियों में घूमना फिरना इन्होंने शुरू कर दिया। 22 मई की दोपहर 12:44 का ये जो वीडियो है ये वायरल है। इस वीडियो में दोनों पति पत्नी स्कूटी पर नजर आ रहे हैं। इस सीसीटीवी को लेकर भी तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। सोनम को मोबाइल पर चैट करते हुए देखा जा सकता है। तो जितनी मुंह उतनी बातें। कोई कह रहा है कि अपनी लोकेशन शेयर कर रही है,
कोई कह रहा है कि अपनी जानकारी दे रही है। अब सच्चाई क्या है ये तो पुलिस बताएगी या फिर सोनम को ही पता होगा। वैसे ये वीडियो राजा रघुवंशी का आखिरी वीडियो है जो अब तक पब्लिक डोमेन में आया है। इस सीसीटीवी वीडियो में दिख रहा है सोनम बहुत देर तक मोबाइल में खोई है। सोनम के हाथ में एक नहीं बल्कि अगर आप गौर करेंगे तो दो मोबाइल फोन नजर आ रहे हैं और एक जगह तो ऐसा लगता है जैसे वो राजा से फोन छिपाने की भी कोशिश कर रही है। इसी दौरान का एक दूसरा वीडियो भी है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। इसमें सोनम स्कूटी और राजा से कुछ दूर जाकर चैट करती हुई मोबाइल पर नजर आ रही है। इसके बाद दोनों स्कूटी से फिर कहीं निकल जाते हैं। क्या चैटिंग के जरिए सोनम राजा से चीटिंग कर रही थी? इन्हीं तस्वीरों के सामने आने के बाद सोनम रघुवंशी पर शक की सुई घूमी। ये पूरा सीसीटीवी वीडियो करीब 12 मिनट के आसपास का है। इस वीडियो के तीसरे मिनट में सोनम अपने दोनों मोबाइल फोन को जेब से निकालकर हैंडबैग में रखती है और फिर अपना रेनकोट उतार देती है। अंदर से लाल, बाहर से काले रंग का ये रेनकोट, और इस तरह का रेनकोट बाद में पुलिस को उस जंगल से भी मिला था जिस जंगल से दोनों पति पत्नी लापता हुए थे। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में 22 मई को सोनम होटल के सामने रेनकोट उतारती हुई नजर आ रही है और दूसरी तस्वीर वो उसी तरह का लाल और काला रेनकोट झाड़ियों में पड़ा हुआ नजर आ रहा है जिस पर खून के छींटे थे। पुलिस को ये रेनकोट 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश मिलने के दौरान ही वहीं जंगलों से मिला था। तो अब 23 मई से राजा रघुवंशी और सोनम दोनों लापता थे। दोनों का परिवार से संपर्क नहीं हो पा रहा था। घर वाले शिलोंग जाकर दोनों की तलाश कर रहे थे। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की। मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के दखल के बाद मेघालय सरकार ने जांच में और तेजी दिखाई और फिर 2 जून को राजा रघुवंशी का शव जंगल से बरामद किया गया। लेकिन 23 मई से ही सोनम लापता चल रही थी। कल रात जाकर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सोनम नजर आई। अब कुछ सवाल हैं। सवाल यह कि 23 मई से कल रात तक सोनम कहां थी? सोनम ने इतने दिन तक परिवार से संपर्क क्यों नहीं किया? क्या सोनम रघुवंशी इतने दिन तक हत्यारों के साथ थी? सोनम शिलोंग से सीधे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर कैसे पहुंच गई? सोनम को गाजीपुर तक पहुंचाने में किसने मदद की? क्या सोनम को एहसास हो गया था कि वो बचेगी नहीं और उसने नाटकीय अंदाज में खुद को पुलिस के हवाले कर दिया? सोनम रघुवंशी की ये तस्वीर गाजीपुर के उसी ढाबे की है जहां रविवार की रात वो नाटकीय तरीके से पहुंची थी। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर विवेक राय गाजीपुर के उसी काशी ढाबे पर पहुंचे हैं जहां पति की हत्या के बाद पहली बार सोनम नजर आई। तो ये काशी चाय जायका है और ये सामने की तरफ में जो रोड है ये गाजीपुर से बनारस का ये हाईवे है और इसी हाईवे पर कल रात में लगभग 1 बजे के बीच की बात कही जा रही है जब सोनम यहाँ पहुँची थी। और जो दो तीन जो तस्वीरें हमें निकल के सामने आई हैं, सामने की तरफ में जो चौकियाँ रखी हुई हैं, इसी चौकी पर रात में सोनम आई और यहीं पर बैठी। और यहीं पर बैठने के साथ ही, क्योंकि ये जो ढाबा है यहाँ चाय पानी के अलावा खाना पीना भी बाकी चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं। सोनम जब यहाँ पहुंची तो रात के करीब 1 बज रहे थे। ढाबे के मालिक साहिल यादव से सोनम ने मदद की गुहार लगाई। फोन मांगकर इंदौर में अपने भाई से बात की। इधर ये बनारस वाला जो रोड है ना, ये पीछे से जस्ट आती है। वहाँ पे एक लेडीज़ कपल लोग बैठे रहते हैं, उनके बच्चे, तो उनके पास जाती है, हेल्प मांगती है। उसके बाद वो लोग मना कर देते होंगे तो मेरे पास आती, बोलती भैया बहुत प्रॉब्लम में हूँ, मोबाइल दे दीजिए। और रात के समय तो फिर हम भी बिना सोचे दे देते अपने भाई से, हेलो भैया मैं यहाँ पे। इतने बोलने के बाद बहुत ज़्यादा अंदर से नहीं होता है भावुक हो जाना कि बोल नहीं पाना कुछ। एक तरफ गाजीपुर की लोक पुलिस को साहिल ने फोन करके बताया तो दूसरी तरफ सोनम के भाई ने इंदौर पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद इंदौर पुलिस ने गाजीपुर पुलिस से संपर्क किया। ढाबे के मालिक साहिल के मुताबिक पहली नजर में बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि सोनम किसी मुसीबत में फंसी है। जब ढाबे पर वो पहुंची तो सामान्य दिख रही थी। बाद में परिवार से बात करने के बाद उसकी परेशानी दिखने लगी। 12 मई में शादी हुआ तो गए थे अपने हस्बैंड के साथ मेघालय। उसी बीच में उनके साथ जो गहना था उनको चोरी की जाने की कोशिश की जा रही थी। गहना हाँ, उसी के बीच में उनके पति बचाव के चक्कर में उनके पति को ऑन द स्पॉट वहीं पे मार दिया गया।
साहिल को सोनम ने ये भी बताया कि पति की हत्या उसकी आंखों के सामने हुई, लेकिन उस दौरान वो बेहोश हो गई और होश तब आया जब गाड़ी से उसे ढाबे के बाहर छोड़ा गया। ये देखकर वो बेहोश हो जाती हैं। उसके बाद से लेके यहाँ पे इनको किसने छोड़ा उनको कुछ आइडिया नहीं है, ऐसा उनका कहना है। ये आपसे उसने बताया? जी हाँ, ऐसा ही। मतलब सोनम को ढाबे के बाहर किसी गाड़ी वाले ने उतारा था, लेकिन सोनम जो ये कह रही है कि उसे कुछ याद नहीं, वो बेहोश थी, ये बात पचने वाली नहीं है। सोनम सच छिपा रही है, इसलिए शक के घेरे में पहले नंबर पर वही है। फिलहाल गाजीपुर से पुलिस उसे शिलांग लेकर जा रही है ताकि आगे की पूछताछ की जा सके। देखिए, सोनम को लेकर कई सवाल हैं। सोनम क्या सच नहीं बोल रही? सोनम ने झूठ क्यों बोला? सोनम के चेहरे पर खरोच तक के निशान नहीं है जो ये बता सकें कि सोनम जो कह रही है वो सच है। तो सोनम क्या बनावटी परेशानी दिखाने की कोशिश कर रही है? इस हत्याकांड में शामिल सोनम की भूमिका के बारे में अभी और खुलासा होना बाकी है। लोगों के मन में सवाल है कि 11 मई को शादी हुई, 12 दिन बाद ही पति की हत्या आखिर सोनम ने क्यों करवा दी? इस सवाल का जवाब पुलिस और सोनम को देना है। लेकिन जो कड़ियां जुड़ रही हैं, उन कड़ियों में जो सबसे बड़ा किरदार सामने आ रहा है, किरदार है राज कुशवाहा का। राज कुशवाहा को पुलिस हत्याकांड का हैंडलर मान रही है। शिलांग पुलिस का मानना है राज कुशवाहा ने इंदौर से ही हत्या की पूरी साजिश को अंजाम दिलवाया। सूत्रों की अगर माने तो राज कुशवाहा के लिए ही सोनम ने पति राजा रघुवंशी की हत्या करवा दी। राज कुशवाहा ने ही कॉन्ट्रैक्ट किलिंग यानी सुपारी दिलवाकर यह हत्या करवाई। 3 हत्यारों राजा रघुवंशी के पीछे लगवाया। 3 हत्यारों को राज कुशवाहा पहले सोनम के पिता की कंपनी में काम करता था और वहीं से सोनम और राज कुशवाहा की नजदीकियां बढ़ी। राज कुशवाहा का एक वीडियो भी सामने आया है। 2 जून का वीडियो बताया जा रहा है जब राजा की अंतिम यात्रा में राज कुशवाहा शामिल हुआ और सोनम के पिता को बाकायदा ढांढस बंधाते हुए यहां इस वीडियो में नजर आ रहा है। इस हत्याकांड की पूरी टाइमलाइन में आपको बताऊं उससे पहले आप इस केस की एसआईटी के चीफ और ईस्ट खाली हिल्स के एसपी हर्बर्ट पिनियार्ड से जांच के बारे में जरा जान लीजिए। She is involved in this. She's a prime accused out here. See, Raj Kushwaha was a handler from there, and he was handling these assailants and all that. How far is this? I mean, it is a fact that he was handling these assailants. Cannot be ruled out. So his involvement is very much there. और अब जरा आप इस केस की पूरी टाइमलाइन पर नजर डालिए। 20 मई को बेंगलुरु के रास्ते पति पत्नी गुवाहाटी पहुंचते हैं। कामाख्या मंदिर में दर्शन करने के बाद शिलांग के लिए दोनों निकल जाते हैं। 22 मई को शिलांग के मावलख्याट के होम स्टे में जाकर ठहरते हैं। उस दिन दोनों स्कूटी से घूमने निकले। 23 मई को डबल डेकर झरना घूमने गए। सोनम की सास से फोन पर यही आखिरी बात हुई थी। 24 मई को सोनम और राजा रघुवंशी का परिवार से संपर्क कट ऑफ। 25 मई को मध्य प्रदेश सरकार ने मेघालय सरकार से मदद की गुहार लगाई। 27 मई को राजा की स्कूटी लावारिस हालत में एक कैफे के नजदीक मिली और फिर 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश वाटरफॉल के नजदीक 100 फीट गहरी खाई में मिलती है। धारदार तेज हथियार से राजा की हत्या की गई। लाश मिलने के बाद सोनम की तलाश और तेज हुई, जो कल रात उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जाकर खत्म हुई। सोनम की शिलांग वाली ये पहेली आखिर क्या है, इसे समझने के लिए हमने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बनाई है और इस रिपोर्ट को देखकर आप समझ जाएंगे कि पुलिस की थ्योरी में आखिर दम क्यों नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट सोनम का सच उजागर कर देगी। शिलांग से करीब 65 किलोमीटर की दूरी पर मेघालय का ये खूबसूरत जंगल पूर्वी खासी हिल्स जिले में ये इलाका आता है। मशहूर नोंग्रियाट गांव यहीं पड़ता है। इसी जंगल के लिविंग रूट ब्रिज को देखने 22 मई को राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी किराए की स्कूटी लेकर शिलांग से यहाँ पहुंचे थे। लिविंग रूट ब्रिज का मतलब पेड़ के जड़ों से बना एक ऐसा पुल जिसका इस्तेमाल स्थानीय लोग नदी को पार करने के लिए करते हैं। देश दुनिया से लोग इस लिविंग रूट ब्रिज को देखने यहाँ आते हैं। पहाड़ी सीढ़ियों से उतरकर यहाँ तक पहुँचते हैं। इसी नोंग्रियाट में इस तरह के कई लिविंग रूट ब्रिज हैं।
इन्हीं में से एक ब्रिज डबल डेकर ब्रिज के तौर पर जाना जाता है। यहाँ ऊपर नीचे 2 सस्पेंशन ब्रिज बने हैं। इन्हें बरगद के विशाल पेड़ों की जड़ों को जोड़कर स्थानीय लोग पुल की शक्ल देते हैं। 22 मई को पहली बार दोनों पति पत्नी किराए पर स्कूटी लेकर इसे देखने पहुंचे। रात को होमस्टे में ठहरे और अगले दिन चेकआउट करके फिर इसी डबल डेकर ब्रिज के पास बने झरने को देखने के लिए पहुंच गए। आप वीडियो में वो खूबसूरत झरना देख सकते हैं। यहाँ तक आने के लिए 3000 खड़ी सीमेंट की सीढ़ियां बनी हुई हैं। नीचे पहाड़ी नदी बहती है। सवाल ये कि जब 22 मई को पति पत्नी यहाँ से घूमकर चले गए तो फिर 23 मई को दोबारा क्यों आए? 23 को इसी के आसपास से सोनम और राजा की मां की फोन पर बात हुई। आधा मग्गा दूध होगा और उसमें है ना 2 गिलास पानी में और कॉफी डाल के दे दी। मैंने बोला घर से रख के ले जाओ, रास्ता में ना कुछ भी अपनी जरूरत पड़ेगी, नहीं ले गए दोनों के लिए। ठीक है। हाँ? अच्छा लगा कि पता नहीं क्या पी रहे, तो मैंने तो फेंक दी उसको तुरंत। वहाँ तो ऐसी खाने के नाम पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे। हाँ, नहीं मिल रही होगा, है ना? सांस फूल रही। हाँ, सांस फूल रही। तो सास की बहू से बातचीत पूरी नहीं हो पाई। बातचीत में सोनम हाफ रही थी, लेकिन राजा रघुवंशी की मां बातचीत से संतुष्ट थी। माना जा रहा है कि इसी के कुछ देर बाद राजा की जंगल के सुनसान इलाके में पेड़ काटने वाले धारदार हथियार से हत्या कर दी गई और फिर सभी आरोपी वहां से चले गए। पुलिस को हत्याकांड के बारे में अहम क्लू मिला एल्बर्ट नाम के गाइड से, जिसने जानकारी दी। राजा और सोनम के साथ 3 सैलानी और थे। इन 5 को 23 मई की सुबह 10 बजे मैंने देखा। एल्बर्ट ने बताया कि वो पति पत्नी को पहचानते थे क्योंकि 22 मई को उन्होंने अपनी सर्विस देने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। तब वो दूसरे गाइड के साथ गए थे। एल्बर्ट के मुताबिक 23 मई को चारों आगे आगे चल रहे थे, जबकि सोनम पीछे थी। वो चारों हिंदी में बात कर रहे थे। अब सवाल ये, क्या राजा के साथ उस वक्त चल रहे तीनों यही कॉन्ट्रैक्ट किलर थे जिन्हें पुलिस ने पकड़ा है? सवाल ये कि जब सोनम राज से प्यार करती थी तो उसने राजा से शादी क्यों की? पूरा परिवार सदमे में है और इस सदमे में साजिश की एक बड़ी थियरी है। सोनम और राजा रघुवंशी की शादी की ये तस्वीरें 11 मई की है। इंदौर में दोनों की परंपरागत तरीके से शादी हुई। परिवार के मुताबिक 2 महीने में ही रिश्ता तय हुआ और मुहूर्त देखकर शादी कर दी गई। शादी के इस वीडियो को लेकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग ये मान रहे हैं कि शादी की तस्वीरों में सोनम के चेहरे पर खुशी का भाव नहीं दिख रहा। कुछ इसे शादी का तनाव मान रहे हैं। सच्चाई क्या है ये सोनम ही बताएंगी, लेकिन जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक शादी के बाद हनीमून के लिए शिलोंग जाने का प्लान सोनम ने ही बनाया और राजा की मां को ये बात खटकी भी। वो चेन देख के हुआ था कि मेरे बच्चे के साथ कुछ घटना नहीं घट जाए, कुछ गलत नहीं हो जाए, इसमें चेन क्यों पहन गया होगा। बस मैंने यही पूछते रही उससे आखिरी तक, तो उसने बोला मम्मी सोनम ने बोला था। जानकारी ये सामने आ रही है कि अपने गहनों के साथ सोनम शिलोंग की ट्रिप पर निकली, लेकिन वापसी की टिकट नहीं ली। सोनम की मां कह रही है कि पुलिस अपने बचाव के लिए उनकी बेटी को फंसा रही है। पुलिस का कहना झूठा इल्जाम लगा रहे हैं ना। मैं कह दूं कि आप मेरे घर में घुस आए तो तू चोरी करने आए थे, तो मैं कह दूं तुमने क्यों चोरी करी, तो आप मान लोगे क्या? वैसे राज कुशवाहा के साथ सोनम के रिश्तों को लेकर परिवार में कोई कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन राजा रघुवंशी के भाई ने जब से केस में राज कुशवाहा की एंट्री की बात सुनी, तब से उन्हें पुलिस की थ्योरी सही लग रही है। इसमें राज कुशवाहा का नाम जो आ रहा है इसमें, तो राज कुशवाहा जो अपना इसमें है, इसमें इन्वॉल्व है कभी, तो इसमें सोनम कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो सकती है, ये हमारा मानना है। क्योंकि राज कुशवाहा जो है इन्हीं के एम्प्लॉयर है एक तरफ से इसके लिए। कुशवाहा तो इनका एम्प्लॉयर था, कभी राज कुशवाहा इसमें इन्वॉल्व है कभी। राजा रघुवंशी और सोनम की शादी दोनों परिवारों की सहमति से हुई। अब सवाल ये कि क्या सोनम अपने पिता के यहाँ काम करने वाले राज कुशवाहा से प्रेम करती थी, और क्या अपने प्यार को पाने के लिए उसने अपने पति को रास्ते से हटा दिया, या फिर सोनम निर्दोष है और कहानी कुछ और है। फिलहाल सोनम के खिलाफ इंदौर में गुस्सा देखा जा रहा है। राजा रघुवंशी जो हत्याकांड है वो देश का इन दिनों सबसे चर्चित हत्याकांड बन गया है। 23 मई को शिलोंग में लापता होने के बाद तरह तरह की चर्चा शुरू हुई। मेघालय की पुलिस पर सवाल उठे, लेकिन जैसे जैसे पुलिस पर दबाव बना,
कड़ियां जुड़ती चली गई। हत्या के हर राज से पर्दा हटता चला गया। अब पुलिस इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट के जरिए मेघालय की छवि खराब करने की कोशिश की है। आइए आगे बढ़ते हैं। दिन की अगली बड़ी खबर का हम रुख करने जा रहे हैं मुंबई। आम आदमी जब संघर्ष करने मुंबई में निकलता है तो उसकी पहली सीढ़ी होती है मुंबई लोकल। मुंबई में रहने, टिकने, दौड़ने का स्ट्रगल इसी लोकल से शुरू होता है, और जिसने ये लाइफलाइन पकड़ ली, समझे मुंबई की रफ्तार उसने पकड़ ली। और मुंबई में लोकल पकड़ने का सबक यह है कि बस उसके चौड़े से दरवाजे के सामने जाकर आप खड़े हो जाइए, पीछे से भीड़ का धक्का आएगा और खुद ब खुद आपको ट्रेन में चढ़ा देगा। और जैसे ही स्टेशन आएगा, इसी तरीके का भीड़ का एक रेला आपको ट्रेन से नीचे प्लेटफॉर्म पर उतार देगा। लेकिन 2.5 करोड़ आबादी की मुंबई में सबके नसीब ऐसे नहीं कि लोकल में जगह मिल जाए। इसीलिए बरसों से हजारों लोग गेट पर लटके हैं। इसी में हादसे हो जाते हैं। जरा सा फुटबोर्ड से पैर फिसला या फिर डोर हैंडल से हाथ छूटा कि जिंदगी की डोर टूट जाती है। मुंबई में आज सुबह सुबह ऐसा ही एक हादसा हो गया। लोकल ट्रेन कसारा से CSMT जा रही थी। सुबह 9:30 बजे सेंट्रल लाइन पर ठाणे के दिवा स्टेशन से मुंब्रा स्टेशन के बीच यह हादसा हुआ। ट्रेन में रोज की तरह भीड़ थी। लोग दरवाजों पर लटके हुए थे। अचानक दरवाजे पर जो यात्री लटके हुए थे वो गिर पड़े। उनके सहारे जो लोग खड़े थे वो भी गिर गए। कुल 13 लोग चलती ट्रेन से नीचे ट्रैक पर आकर गिरे, जिनमें से 4 की मौत हो गई है। इसके बाद रेस्क्यू शुरू हुआ। ट्रैक पर उस वक्त इतना बुरा दृश्य था कि दिखाया नहीं जा सकता, इसीलिए धुंधला करके तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। कुछ कदम की दूरी पर लोग गिरे पड़े थे, खून से लथपथ। मरने वालों में 3 लोगों की उम्र 30 साल से भी कम। एक रेलवे पुलिस की कर्मचारी की भी गिरने से मौत हो गई है। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ट्रेन थी, पैसेंजर जो थे वो गेट के ऊपर में लटक रहे थे, और यहाँ पे आप देख रहे हो जैसा कर्व है, शार्प कर्व है, इसी कारण से उनका हाथ छूटा होगा और काफ़ी संख्या में रहे होंगे, रस हो रहता है, इस कारण उस टाइम पे कई लोग गिरे। दिन लोकल ट्रेन की बढ़ती कर दी है, पब्लिक ज़्यादातर बढ़ रही है अभी मुंबई में लोकल ट्रेनों में। इस चीज़ के ऊपर प्रशासन ने पहले से ही ध्यान देना चालू किया रहता तो यहाँ जो ज़्यादा बड़ी दुर्घटना हुई ये हो नहीं सकती थी। यात्री जो है वो फुटबोर्ड के ऊपर ट्रैवल कर रहे थे, उसी के साथ में दीवा और मुंब्रा स्थानकों के दरमियान जो कर्वेचर होता है वो भी एक उसमें से कारण हो सकता है। तो इस एंगल से भी ये जो सारी घटना है उसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। ये जो हादसा है ये कैसे हुआ अभी कुछ साफ नहीं। जांच सुबह शुरू हो गई थी। इसकी वजह को लेकर 2 थियरीज अब तक सामने आई। पहली कि लोकल के गेट पर लोग जिस डोर हैंडल को पकड़कर लटके हुए थे, भीड़ का दबाव बढ़ने से उस हैंडल से अचानक हाथ फिसल गया और यात्री नीचे जा गिरे। दूसरी, एक टर्निंग पॉइंट पर 2 लोकल ट्रेन्स क्रॉस हुई और इस टर्निंग पर बहुत करीब आ गई। इससे दोनों ट्रेनों के गेट पर लटके लोग एक दूसरे से टकरा गए और नीचे गिर गए। तो ये 2 अलग अलग थियरीज सामने आई हैं। अब ये जो दूसरी थियरी है ये बड़ी हैरत में डालने वाली थियरी है कि किसी टर्निंग पर 2 लोकल ट्रेनों के बाहर लटके लोग ही आपस में टकरा जाएं। यहाँ सवाल है कि ट्रेन के गेट पर ऐसी कितनी संख्या में लोग लटके हुए थे जो एक दूसरे से टकरा गए। दिवा स्टेशन से मुंब्रा स्टेशन के बीच ट्रैक पर हल्का घुमाव है। इस टर्निंग पॉइंट पर 2 ट्रेन के बीच की दूरी कम हो जाती है। टर्निंग पर बाहर लटके लोगों पर दबाव बाहरी दिशा में हो जाता है। अब 2 ट्रेन्स क्रॉस होती हैं तो गेट पर लटके लोग करीब आ जाते हैं। सेंट्रल रेलवे ने कसारा से CSMT रूट की ट्रैक मैपिंग शुरू कर दी है। ट्रैक मैपिंग में पता ये लगाना है कि 2 ट्रैक के बीच जितनी दूरी होनी चाहिए वो है या नहीं है। 2 ट्रेन्स में गेट पर लटके यात्रियों का टकराना अपने आप में नई बात है और यह भी पता चला है कि इस टर्निंग पर पहले भी यात्री ट्रेन से गिरते रहे। इस हादसे के बाद ABP न्यूज संवाददाता नम्रता दुबे ने लोकल ट्रेन में ही चढ़कर हादसे को और हालात को समझने की कोशिश की है। देखिए यहाँ की स्थिति क्या है कि जब पीक आवर होता है तो यहाँ जगह नहीं होती और इस तरफ की अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो लोग जो बैठे हैं इनकी शिकायत होती है कि जब दफ्तर जाना होता है तो ट्रेन की गेट पर लटक कर जाना पड़ता है।
जैसे भी ये रनिंग ट्रेन चल रही है, इसके 5-10 मिनट डिस्टेंस में दूसरी ट्रेन भी निकालना चाहिए, जिससे क्राउडनेस कम होगा, पब्लिक को तकलीफ कम होगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट को ट्रेन बढ़ाना चाहिए। अभी जैसे दीवा में पब्लिक ज़्यादा है, यहाँ से ट्रेन चालू करना चाहिए। मिनट ट्रेन लेट होता है तो 50 आदमी खड़ा हो जाता है। बहुत भीड़ होती है, चढ़ने में नहीं होता, पब्लिक एक दूसरे से लड़ता है चढ़ने के लिए। पूरा शरीर ही बाहर लटकता है, इधर का मैनेजमेंट ही सब सही नहीं है। पब्लिक का जितना डिमांड है उतनी ट्रेन आती नहीं है, सभी ट्रेन लेट आती है। जो ट्रेन मुमरा पे जो चढ़ने वाली पब्लिक होते हैं उन लोग को फ्रीक्वेंसी नहीं मिल रही है। दीवा में पब्लिक ज़्यादा है, मुमरा में पब्लिक है, कलवा में पब्लिक है। इस हादसे के बाद महाराष्ट्र सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। लेकिन क्या गारंटी है कि अब किसी भी लोकल ट्रेन से गिरकर जान नहीं जाएगी? वैसे आज ही कुछ ऐलान हुए हैं। रेलवे बोर्ड ने निर्देश जारी कर दिए कि मुंबई लोकल के सभी मौजूदा रेक में जल्द बदलाव होगा। अब सभी नए एसी रेक होंगे। हर रेक में ऑटोमेटेड डोर क्लोजर सिस्टम होंगे। रेलवे पुलिस सुनिश्चित करेगी लोग गेट पर न लटके। इन सब के मद्देनजर और इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे ने फैसला लिया है कि भविष्य में जितने भी निर्माणाधीन रेक हैं मुंबई सबअर्बन के लिए, उन सब में ऑटोमेटिक डोर क्लोजर की फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा जो रेक अभी लोगों की सेवा में हैं, जो सर्विस प्रदान कर रहे हैं, उन रेकों में भी हम इस संभावना को तलाश रहे हैं कि क्या डोर क्लोजर फैसिलिटी लगाई जा सकती है, और उसके बाद फेज्ड मैनर में इन सभी रेक में भी हम लोग ऑटोमेटिक डोर क्लोजर की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। रेक का मतलब समझ लीजिए। रेक का मतलब एक कोच नहीं होता है, बल्कि किसी भी एक ट्रेन के सारे डिब्बे, उसे एक रेक कहते हैं। जैसे दिल्ली मेट्रो या मुंबई मेट्रो में ही है। ऑटोमेटेड गेट का मतलब यह हुआ जैसा मेट्रो में है कि ट्रेन चलेगी ही तब जब ये गेट बंद हो जाएंगे। अगर गेट बंद होंगे तो बाहर लटकने का सवाल ही नहीं है, जैसा कि मेट्रो में व्यवस्था बनी हुई है। हालांकि यहाँ रेलवे से पूछा जा सकता है कि ट्रेन के गेट पर ना लटकने का नियम तो पहले से ही था, फिर ऐसे सारे नियम किसी हादसे के बाद ही याद क्यों आते हैं? क्या मुंबई लोकल में ऑटोमेटेड दरवाजों का लगना मुंबई में मेट्रो चलाने और बुलेट ट्रेन के सपने से कहीं ज्यादा जरूरी नहीं था? ये सवाल बड़े हैं। मुंबई की आबादी 2.5 करोड़ है, जिसमें रोजाना 75 लाख लोग मुंबई लोकल से और 5 लाख लोग मेट्रो से सफर करते हैं। मुंबई की बेस्ट बसों से रोजाना 30 लाख लोग सफर करते हैं, जबकि 50 लाख लोग रोजाना ऑटो से, 1 लाख लोग रोजाना कार, टैक्सी से सफर करते हैं। अब मुंबई का नक्शा मैं आपको दिखाती हूँ। उसकी बनावट ही कुछ ऐसी है कि लोकल के अलावा लाइफलाइन किसी को कहा ही नहीं जा सकता है। लोकल 1 घंटे भी अगर रुक जाए तो पूरी की पूरी मुंबई की रफ्तार थम जाती है। और ऐसे में मुंबई की लोकल में चढ़ना और उससे उतरना दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई वालों के लिए ये तो किसी एडवेंचर से कम नहीं होता है। लेकिन जो मुंबई में रचा बसा हुआ है, उसके लिए ये बिल्कुल एक रूटीन, सामान्य जीवन का हिस्सा है। दौड़कर ट्रेन पकड़ना, सरकते हुए जगह बना लेना या फिर गेट पर ही लटक जाना एक सामान्य सी बात है। सुपर डेंस क्रश लोड यानी भीड़ में दबकर भी सफर करने का ऐसा दबाव आपको दुनिया में और कहीं नहीं दिखेगा। मुंबई लोकल में रोज 75 लाख लोग सफर करते हैं। ये यात्री संख्या 90 देशों की जनसंख्या से ज्यादा है। लोकल में प्रति किलोमीटर 60,000 यात्री चलते हैं। 1800 की क्षमता वाली लोकल रोज 7000 लोगों को लेकर चलती है। लोकल की 4 लाइंस का नेटवर्क 450 किलोमीटर है। मुंबई लोकल ट्रेनें हर दिन 3000 चक्कर लगाती हैं। ये दूरी हर हफ्ते चांद की दूरी तय करने के बराबर है। तो पिछले साल सितंबर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मुंबई लोकल में घूमे थे। लोकल यात्रियों की समस्याएं भी उन्होंने सुनी थी और तब भी मुंबई की शिकायत यही थी, भीड़ बहुत है, सीट नहीं मिलती, गेट पर लटक कर सफर करना पड़ता है, जो जान जोखिम में डालने जैसा है। अब 2025 में मुंबई रेल नेटवर्क में सुधार के लिए 1777 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। 238 नई लोकल ट्रेन्स को मंजूरी दी गई है और लोकल की फ्रीक्वेंसी 3 मिनट से और घटाकर बहुत जल्द 2 मिनट करने का भी वादा किया गया है। फिर भी सवाल तो है, तब तक जो लोकल दौड़ रही हैं, क्या उनमें गेट पर लटककर ऐसे ही यात्रियों की जान जाती रहेगी? ऐसा नहीं है कि रेलवे को 4 मौत के बाद ही सुधार की सद्बुद्धि आई है। 20 साल में मुंबई लोकल ट्रेन से 51,802 लोगों की जान चली गई है, मतलब करीब 52,000 लोगों की जान गई है।
मतलब हर साल 2600 मौत, हर महीने 216 मौत और हर दिन 7 मौत का आंकड़ा है। 2024 में 2468 लोगों ने लोकल की टक्कर से और गिरकर जान गंवाई। इनमें 1151 लोग लोकल की टक्कर से, 570 लोग ट्रेन से गिरकर मरे। हमारे यहाँ हर हादसे पर राजनीति होना एक अनिवार्य प्रथा है। 4 मौत पर महाराष्ट्र में किसने क्या कहा, अब जरा वो भी सुनते हुए आगे बढ़िए। दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन नया नहीं है। पिछले कई सालों में आप देख रहे हो बहुत सारे हादसे ऐसे ही रेलवे के साथ होते हैं, लेकिन जिम्मेदारी कोई लेता नहीं है। रेल मंत्री है कि रेल मंत्री ये पता नहीं है। सिर्फ इनॉग्रेशन करो, अलग अलग आवाज में कोई कॉमिक भाषण दे दो, लेकिन जो असली मसले हैं रेलवे के, जो मुद्दे हैं, उसी पे उनका ध्यान नहीं है। जो जख्मी है उनकी जान बचाना, उसको प्रायोरिटी हम देंगे और निश्चित रूप से इसमें जो मृत हुए हैं उनको भी जो शासन दे या मदद जो है रेलवे की तरफ से किया जाएगा, शासन के माध्यम से किया जाएगा। लेकिन जो घायल हैं उनको बचाना, उसको हम लोग प्रायोरिटी देंगे। कळलं का? रेल्वे मंत्री म्हणून काय करतात? मी आता हे सगळं आनंद आहे त्याचा, रेल्वे मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा। राजीनामा कशाला द्यावा? जावं तिकडे, बघावं काय चाललंय ते, सुधारावं। 5 लोगों की मौत हो गई, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार खुद रेलवे मंत्री और रेलवे प्रशासन है। रेलवे मंत्री ने राजीनामा देना चाहिए और रेलवे प्रशासन को भी जो है वो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि मुंबई लोकल के इस बिगड़े सिस्टम को किसी एक सरकार के खाते में आप नहीं डाल सकते हैं। मैं 20 साल का आंकड़ा आपको पहले ही दे चुकी हूं और इस दौरान कई सरकारें आई भी और गई भी, लेकिन मुंबई लोकल की हालत जस की तस। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। दुनिया भर में दर्जनों बार भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने का दम भरने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने ही घर की आग बुझा नहीं पा रहे, सीज फायर करा नहीं पा रहे अपने घर में। आज मैं आपको अमेरिका की वो तस्वीरें दिखाऊंगी जिसे देखकर फर्क कर पाना मुश्किल हो सकता है कि ये तस्वीरें पाकिस्तान की हैं या फिर आज के अमेरिका की, जिसे ट्रंप अगेन ग्रेट बनाना चाहते हैं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा। लॉस एंजलिस में भयानक उपद्रव हो रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप के फैसलों के खिलाफ लोग उग्र प्रदर्शन पर उतारू हैं। ट्रंप ने नेशनल गार्ड तैनात किए हैं, लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बात बात पर दुनिया को दादागिरी दिखाने वाले अमेरिका की ये वो ताजा तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर आपको पाकिस्तान के विरोध प्रदर्शनों की तस्वीरें याद आ सकती हैं। यहाँ सड़कों पर गाड़ियां धू धू कर जल रही हैं। चौक चौराहों पर आग के गोले दिखाई दे रहे हैं। भीड़ और पुलिस आमने सामने है। लॉस एंजल्स में दंगाई बेकाबू हो चले। दुनिया जहां का सीज फायर रोकने की बात रटने वाले ट्रंप अपने ही देश में लगी आग को अब तक काबू नहीं कर पा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पास एक ही रास्ता बचा है कि लॉस एंजल्स में प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए सेना को भेजा जाए। वो अपना इरादा भी साफ जाहिर कर रहे हैं। We're going to have troops everywhere. We're not going to let this happen to our country. We're not going to let our country be torn apart like it was under Biden. उन्होंने यहां तक साफ कर दिया है कि अगर कोई सरकारी मशीनरी भी कानून व्यवस्था के आड़े आएगी तो उसे भी अंजाम भुगतना पड़ेगा। लॉस एंजल्स के मेयर और कैलिफोर्निया के गवर्नर ने राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। No, my disappointment is I've been talking to the federal government for days. I was hoping to prevent this situation from happening. I was trying to encourage the administration that if they deployed the National Guard in Los Angeles, it would create a sense of chaos. कैलिफोर्निया के गवर्नर गेवन न्यूसम ने भी राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। उन्होंने कहा है,
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे, क्योंकि उन्होंने अशांति को दूर करने के लिए नेशनल गार्ड की अवैध, अनैतिक और असंवैधानिक तैनाती की है। अमेरिका के ताजा हालात पर नजर डालें तो पाकिस्तान के भीतर भी सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ ऐसे ही हल्ला बोला जाता रहा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों ने कुछ महीनों पहले ही उग्र प्रदर्शन कर पाकिस्तान सुलगा दिया था। भले ही दोनों देशों में जमीन आसमान का फर्क हो, लेकिन हिंसक भीड़ की शक्लों में समानता होती है। आपको बता दें कि अमेरिका में जो कुछ भी हो रहा है वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर हो रहा है, जिसमें अवैध प्रवासियों को पहचानने और उन्हें अमेरिका से बाहर भेजने के लिए इमिग्रेशन ऑफिसर छापे मार रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने पूरे बाहुबल से ये काम किया। लॉस एंजल्स की सड़कों पर 2000 सैनिकों को पहले ही उतार दिया है। अधिकारियों के मुताबिक ट्रंप की डिपोर्टेशन पॉलिसी के तहत हर दिन 3000 अप्रवासियों को गिरफ्तार कर डिपोर्ट करने का लक्ष्य है, जबकि अब तक 1600 अवैध अप्रवासियों को पकड़ा जा रहा है। सबसे ज्यादा हालात कैलिफोर्निया में ही बिगड़े हुए हैं। इसकी बड़ी वजह है यहाँ मैक्सिकन अप्रवासियों की संख्या लाखों में है। मैक्सिकन मूल के लोगों का ये सबसे बड़ा सेंटर माना जाता है। कैलिफोर्निया मैक्सिको बॉर्डर से बड़ी संख्या में अप्रवासी अमेरिका में घुसते हैं। ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को रिकॉर्ड संख्या में निर्वासित करने और अमेरिका मैक्सिको सीमा बंद करने का वादा भी किया हुआ है। अवैध रूप से आए लोगों को पकड़ने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ICE, FBI और होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को निर्देश दिए हैं। दूसरी ओर ये उपद्रवी सरकारी संपत्ति हो या फिर निजी, हर चीज को तहस नहस कर रहे हैं। कुछ पुलिस वाले घोड़ों पर सवार होकर सड़कों पर गश्त कर रहे थे, जबकि अन्य दंगा रोधी उपकरणों के साथ सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा के साथ साथ डिटेंशन सेंटर की सुरक्षा में भी लगाए गए। अमेरिका में आज से 12 देशों के नागरिकों की एंट्री पर बैन लागू किया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने 4 जून को ही इसे लेकर अहम आदेश जारी किया था। आपको बता दें कि 7 देश और भी हैं जिन पर आंशिक रोक लागू होगी, लेकिन इस बैन से कई लोगों को छूट भी मिलेगी, जिनमें ग्रीन कार्ड होल्डर और कानूनी स्थायी निवासी, दोहरी नागरिकता वाले लोग, ग्लोबल स्पोर्ट्स के लिए यात्रा करने वाले खिलाड़ी, उत्पीड़न से भाग रहे ईरानी अल्पसंख्यक, ऐसे लोग जो अमेरिका के लिए अफगानिस्तान में काम कर चुके हैं। इनके पास स्पेशल अफगान अप्रवासी वीजा होल्डर होना जरूरी है। अमेरिका के राष्ट्रपति ताजा हालात पर नजर बनाए हुए हैं। सवाल है कि क्या ट्रंप अमेरिका को लेकर कोई बड़ी चूक कर रहे हैं? और अब बात नरेंद्र मोदी सरकार की। 2024 में लगातार तीसरी बार अपनी सरकार बनाने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने तीसरे कार्यकाल का पहला पड़ाव पार कर लिया है। आज ही केंद्र की मोदी सरकार ने देश में अपने नॉन स्टॉप 11 साल पूरे किए। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाले बीते 11 साल में देश ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं और बीते 1 दशक से ज्यादा लंबे वक्त में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने कई कामयाबियां हासिल की हैं। इन 11 साल में मोदी सरकार ने कौन कौन सी चुनौतियों से पार पाया, इन तमाम बातों से पहले एक रील के जरिए देखिए 2014 से लेकर 2025 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सियासी सफर। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी का लक्ष्य हासिल करेगा। भारत का तो विजन है विकास भी विरासत भी। साथियों, हम आज दुनिया की चौथी इकोनॉमी बने। 2047 जब देश आजाद होगा, तब आजादी के 100 साल होंगे, जब तब हम
विकसित भारत बन के रहेंगे, ये सपने लेकर के चलना चाहिए। 9 जून 2024 को आज ही के दिन नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। अपनी सरकार के 11 साल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा के 11 साल नाम दिया। सोशल मीडिया पर एक्स पर एक पोस्ट साझा की जिसमें प्रधानमंत्री ने लिखा है, बीते 11 वर्ष में उनकी सरकार की हर योजना के केंद्र में गरीब भाई बहनों के साथ ही जन जन का कल्याण सुनिश्चित करना रहा है। उज्ज्वला हो या पीएम आवास, आयुष्मान भारत हो या भारतीय जन औषधि या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इन सभी योजनाओं ने देशवासियों की उम्मीदों को नए पंख दिए। हमने इस दौरान पूरी निष्ठा और सेवा भाव के साथ लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी जश्न मना रही है। देश के सामने एनडीए सरकार के 11 साल का रिपोर्ट कार्ड रखने के लिए सरकार और संगठन दोनों के बड़े चेहरे सामने आ गए हैं और आर्थिक, सामाजिक, वैश्विक मोर्चे पर मोदी सरकार के काम गिनाते हुए मोदी है तो सब मुमकिन है यही दोहरा रहे हैं। भारत का आम नागरिक कहता है मोदी है तो मुमकिन है। हम लोगों ने उनके नेतृत्व में जो उन्होंने नीतियां दी, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, रिफॉर्म, और ये मोदी जी की ही सोच रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हमारे प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि भारत विश्वगुरु बने, विश्व की 3rd लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था बने। और ये अगर उद्देश्य अगर हमको पूरा करना है तो हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा, तभी इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ होगी और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की आवश्यकता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये सपना इसमें पूरा हुआ है। दिल्ली से अमृतसर 3.5-4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में। ऐसे इस प्रकार के हम करीब और 25 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं और मुझे लगता है कि ये हाईवे पूरे हिंदुस्तान के तकदीर को बदल देंगे। जनहित देख रहे हैं आप। इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विदेश से लौटे सांसदों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करेंगे। शाम 7 बजे अपने आवास पर ये मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पाकिस्तान के फेक नैरेटिव के खिलाफ भारत का रुख विदेशों में रखने गए प्रतिनिधिमंडल, 7 प्रतिनिधिमंडल थे, 7 वापस आ चुके हैं और वापस आने के बाद अब इस सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सभी सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल ये मुलाकात। दुनिया भर में पाकिस्तान की पोल खोलकर लौटे हैं ये प्रतिनिधिमंडल, जिसमें शशि थरूर, असदुद्दीन ओवैसी, सलमान खुर्शीद, अभिषेक बनर्जी जैसे विपक्षी सांसद शामिल थे, जिनकी दुनिया भर में चर्चा भी खूब हुई है। 7 प्रतिनिधिमंडल में 59 लोग शामिल थे जिन्होंने 33 देशों का दौरा किया और कल की ये मुलाकात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होगी इन सांसदों की, वो बेहद अहम रहने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये फीडबैक देंगे कि दुनिया भर में जो भारत का संदेश था वो किस रूप में पहुंचा और दुनिया का उस पर क्या रुख सामने आया है। और अब आज का जनहित मंत्र। दुनिया की सबसे अच्छी दवाओं में से एक है जिम्मेदारी। जो भी इस दवा को एक बार ले लेता है फिर उसे कभी थकान नहीं होती है। तो आप भी जिम्मेदारी ओढ़िए, चुस्त रहिए। जनहित में आज इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।